एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छह लोग आए हैं क्या भाई? अनिल परियार से बाद में करेंगे बात। अपन अभी तक तो पढ़ चुके हैं कौन सी धान्य फसलें, सीरियल्स क्रॉप। ठीक है, ये सीरियल क्रॉप जो आपके सिलेबस में है वो कंप्लीट करवा चुके हैं। बात करते हैं अपन पल्सेज क्रॉप में। पल्सेज क्रॉप में सबसे तो इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन ग्राम। क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्राम। और गोल्डन ग्राम भी इसको कहा जाता है। कैसा होता है? हरे कलर का, छिलके के बाद कैसी हो जाती है? पीले कलर की। बात करें इसके वानस्पतिक नाम। क्या नाम है? ना रेडिएटा। ये तो इसका हो गया पुराना नाम। ठीक है, अगर इसके नए नाम की बात करें, क्या नाम है? रेजियोलस। आता नहीं भाई। रेजियोलस ऑरेंज। क्या नाम है इसका? वो कौन सा है? रेजियोलस ऑरेंज। फैमिली की बात करें तो जो दलहन फसल हैं कौन से फैमिली या कुल से संबंधित होती है? लेग्यूमिनेसी, जिसका दूसरा नाम है फैबेसी। क्या नाम है? फैबेसी। लेग्यूमिनेसी। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? फैबेसी। का उपकुल कौन क्या कहलाता है? लेग्यूमिनेसी का उपकुल होता है पेपिलियोनेसी। पेपिलियोनेसी। अगर उत्पत्ति स्थान की बात करें तो मूंग का उत्पत्ति स्थान डिकंडोल एवं बेबीलोक के अनुसार भारत माना जाता है। क्या माना जाता है? भारत माना जाता है। गुणसूत्रों की बात करें तो खरीफ जो दलहन होती है उनमें 22 या 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मूंग में कितने होते हैं? मूंग में होते हैं 24 गुणसूत्र। जो कि एक सीतरी और स्वपरागित फसल है। कौन सी है? सीतरी और स्वपरागित फसल है। ठीक है, महत्व की बात करें तो इसका महत्व थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इससे प्रोटीन की मात्रा दलहन फसलों में अक्सर पूछी जाती है एग्जामों में। ठीक है, तो इसमें लगभग सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है दलहन में। चलिए बात करते हैं इसके महत्व की। मूंग में जो CHO कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है 60%। सभी दलहन फसलों के दानों का याद रखना, जो कार्बोहाइड्रेट है वो लगभग 60% के समान होगा। ठीक है, कितना? 60%। कार्बोहाइड्रेट। अपन किसकी बात कर रहे हैं? दानों की। कितना होता है? 60%।
प्रोटीन की बात की जाए, मूंग में प्रोटीन होता है 25%, होता है 25%। और वसा की बात करें, वसा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, जो कि 1.3% तक होती है। कितनी होती है? 1.30%। क्षेत्रफल उत्पादन की बात करें तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन इसका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। राजस्थान में बात करें अपन तो इसका क्षेत्रफल उत्पादन कहाँ पर होता है सर्वाधिक? नागौर में। कहाँ होता है? नागौर जिले में। ठीक है, उत्पादन के कहाँ पर होता है? भारत में सर्वाधिक फल। अगर कुल दलहनों की बात करें, कुल दलहनों का क्षेत्रफल व उत्पादन भारत में सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन किसका है? कुल दलहन का। उसके बाद अगर अपन बात करें तो राजस्थान का कौन सा नंबर आता है? तो राजस्थान का आता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर। वो डाटा आपको बाद में लिखाएंगे। ठीक है, तो इसकी अपन मूंग की बात करें, मूंग का प्रथम स्थान की दृष्टि से जो मूंग का उत्पादन और क्षेत्रफल में कौन सा राज्य प्रमुख आता है? मध्य। प्रकार अगर राजस्थान में बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन कौन से जिले का होता है? और का। मूंग को मुख्यतः दाल के रूप में या दलहन के रूप में उगाया जाता है। इसको हरी खाद के रूप में भी उगाया जाता है और कैच क्रॉप या कवर क्रॉप के रूप में भी उगाया जाता है। ठीक है, जो कि मृदा कैच क्रॉप क्या है? जो कि मृदा कटाव को रोकती है। तो इनके उपयोग के रूप में भी को भारत में उगाया जाता है। और ये मूंग की फसल जो कि अंतरा शस्य और मिश्रित शस्य में उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मूंग हो गया, उड़द हो गया, मोठ हो गया, अपना ये तबला, इन सब फसलों को अपन शस्य या मिश्रित फसल में भी उगा सकते हैं, आसानी से उगाया जाता है। ठीक है, कैच क्रॉप क्या होती है? कैच क्रॉप के रूप में अगर इनको उगाएं तो कैच क्रॉप वो क्रॉप होती है जो कि मुख्य फसल किसी कारणों से अगर खराब हो जाए तो उनके स्थान पर कम अवधि वाली फसलों को उगाना, ताकि उसके उत्पादन की भरपाई की जा सके। ऐसे कैच क्रॉप के रूप में को उगाया जाता है। तो मूंग का उत्पादन किस किस रूप में किया जाता है? मूंग का उत्पादन दलहन के रूप में, हरी खाद में, हरी खाद के लिए और इसके चारे के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। हरे चारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है एवं ये चारे हेतु पाई जाती है। तो ये पाई जाती है। इसको कैच क्रॉप के रूप में और अंतरा शस्य मिश्र शस्य के रूप में भी पाया जाता है। इसको कैच क्रॉप
अंतराशस्य व मिश्र शस्य में पाया जाता है। तीनों बातें समझ में आ गई। अंतराशस्य क्या होता है? अंतराशस्य वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक फसल हो, किसी निश्चित पंक्ति अनुपात के उगाया जाता हो। मिश्रित में कोई निश्चित पंक्ति अनुपात नहीं होता है। कैच क्रॉप जो मैंने अभी आपको बताया है, तो इन तीनों फसलों के रूप में इसको उगा सकते हैं। अब बात करते हैं अपन इसकी जलवायु की। ये कौन सी जलवायु का पौधा है? खरीफ ऋतु में, लेकिन इसको जायद में भी आसानी से उगाया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी फसल है जिसकी खेती जायद में की जाती है? वो है कौन सी है? बाकी अपन उड़द भी ले लेते हैं, लेकिन उस प्रोडक्शन का सही उत्पादन नहीं लिया जा सकता। उड़द के अलावा अगर अपन ले सकते हैं चवला को भी, ग्रीष्मकालीन चवला भी उगाया जाता है जो हरी सब्जी के। आगे बात करते हैं जलवायु। मुख्य रूप से कौन से सीजन की फसल है? मूंग मुख्यतः के रूप खरीफ ऋतु की फसल से जायद में आसानी से उगाया जा सकता है। किसमें? जायद में भी आसानी से उगाया जा सकता है। ये जायद में भी अपन इसको उगा सकते हैं, जिसकी वृद्धि एवं विकास के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कितना? 25 के उचित वृद्धि एवं विकास के 25 से 30 तापमान उपयुक्त माना जाता है। हाँ, जलवायु में ये कौन सी जलवायु का है? उष्ण जलवायु या गर्म व अर्ध शुष्क जलवायु का। ठीक है। के क्षेत्रों में जो दलहन फसलें और तिलहन फसलें हैं, वो ऐसे ड्राई एरियाओं में जो असिंचित क्षेत्र हैं उनमें ही इनको उगाया जाता है। ठीक है। उपयुक्त के लिए उष्ण या गर्म जलवायु के जलवायु के बाद लिखते हैं अपन मृदा। तो दलहन फसलों को अपन सभी प्रकार की मृदाओं में, चाहे वो रेतीली हो, बलुई दोमट दोमट हो, सभी प्रकार की मृदाओं में दलहन को उगा सकते हैं। लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए एवं वृद्धि विकास एवं उचित उत्पादन के लिए दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी? दोमट मृदा। ताकि
लेकिन पानी भराव की समस्या ना हो। दलहन फसलों में अगर पानी भराव की समस्या होगी तो रोट डिजीज अधिक मात्रा में लगती है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती है। की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में, जिनमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो, उचित जल निकास व्यवस्था हो, आसानी से की जा सकती है। उपयुक्त उत्पादन हेतु दोमट मृदा जिनका पीएच या जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए, लगभग 5.5 से 8.5 के बीच होता हो। अच्छी दोमट मृदा जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। ये मृदा जलवायु, ये जो खरीफ की दलहन फसलें हैं ना, उनमें समान रहेगी। कैसी रहेगी, लगभग समान रहेगी। तो आगे मैं लिखा दूँ। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बीज दर की। दलहन फसलों की प्रोटीन की मात्रा और बीज दर, ये दोनों इम्पोर्टेंट होती है और एग्जामों में पूछी जाती है। ठीक है, इन पे ज़्यादा फोकस करना है आप इस पे। अगर फॉल क्रॉप किसे कहते हैं, एकल शस्य या अकेली फसल उगाई जाती हो, तो इसकी बीज दर 12 से 15 किलोग्राम होती है। कितनी होती है, 12 से 15 किलोग्राम। अगर सिंगल फसल उगाई जाए, केवल मूंग की फसल खेत में उगाई जाती है, ठीक है, एकल फसल के रूप में कितनी रहती है, 12 से 15 किलोग्राम क्या रहती है, प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी। अगर इसको अंतरा सस्य या मिश्रित सस्य या किसमें, मिश्रित सस्य में उगाया जाता हो, तो इसकी बीज दर रखी जाती है 10 किलोग्राम। क्या ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नहीं पूछा गया, डायरेक्ट सीडेड पूछ जाए तो आपको केवल 12 से 15 किलोग्राम करना है। अगर आपसे पूछा जाता है मूंग की अंतरा सस्य में बीज दर क्या होगी, तो इस तरीके से हम सीडेड थोड़ी कम कर देते हैं। और मूंग को ग्रीष्म ऋतु में भी उगाया जाता है, ग्रीष्मकालीन मतलब जायद की ऋतु में। ये तो कौन सी ऋतु अपनी, दोनों हो गया अपना खरीफ में। अगर इसको जायद में उगाया जाता है तो इसकी जो बीज दर होती है वो होती है 20 किलो होती है, जायद या ग्रीष्म
20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की उगाया जाता है। इसके पौधों को कितनी दूरी पर उगाया जाता है, कितनी पंक्ति की दूरी पर उगाया जाता है, R/2 की क्या रखी जाती है। तो इसके लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं 40 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी रखते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी रखते हैं? 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कहीं कहीं अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाए तो इसको 40 से 45 इंटू 10 से 15 सेंटीमीटर ये भी आपको मिल सकता है। ठीक है, कंफ्यूज न होना, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बीज को 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई में बोया जाता है। कितने? बीज की गहराई कितनी रखते हैं? बीज की गहराई रखी जाती है 4 से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सभी खरीफ की दलहन में बीज की गहराई समान रखी जाती है। बुवाई का समय क्या रहता है? तो बुवाई का समय भी पूछ सकते हैं। क्यों नहीं पूछेंगे, जब खरीफ में और जायद में दोनों में अगर इसको उगाया जाता है तो जून जुलाई इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। कौन सा? जून से जुलाई का महीना। और अगर इसको जायद में उगाया जाए, अगर जायद की फसल के रूप में उगाते हैं, ग्रीष्मकालीन फसल की उगाते हैं, तो इसकी खेती 10 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब बात करते हैं खाद और उर्वरकों की। सभी फसलों की बुवाई से पहले क्या करते हैं? फार्मयार्ड मैन्यूअर को खेत में किया जाता है। खाद एवं उर्वरक। F/m कितनी दी जाती है? डायरेक्ट लिख लेना, F/m 15 से 20 प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर बुवाई से 1 माह पूर्व। कब देते हैं? बुवाई के 1 माह। ये तो सब में ही देना है। और ये कब तक रिपीट करना है? 3 साल में एक बार ये रिपीट करनी है। ठीक है, अगर हमने 3 साल के बीच में दी है तो देने की आवश्यकता नहीं है। क्या? F/m। अब बात करते हैं अपन N, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। देखो, दलहन फसलों में किस अनुपात में दिए जाते हैं? इसको क्या रेशो, क्या अनुपात रहता है दलहन फसलों में? एक आइडियल अनुपात क्या है उर्वरकों का? 1:2:1। क्या है? 1:2:1 रखा जाता है। तो इसमें 20 से 30 किलोग्राम मात्रा किसकी दी जाती है? नाइट्रोजन कम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसकी जड़ों में राइजोबियम के बैक्टीरिया होते हैं और सभी दलहनी फसलें लगभग नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं और 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से हर वर्ष उत्पादन करती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको नाइट्रोजन की मात्रा कम दी जाती है। 50 से 60 किलोग्राम क्या देते हैं? फास्फोरस की मात्रा दी जाती है और 30 से 40 किलोग्राम क्या दी जाती है? पोटेशियम की मात्रा। कितनी? 40 किलोग्राम। लेकिन ध्यान रहे, तो मात्रा इसमें देते हैं, जैसे अपन ने धान्य फसलों में तो क्या दी?
ज़्यादा देते हैं, उनको अलग नाइट्रोजन की मात्रा जो देते हैं 3 भागों में बांट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी उर्वरकों की मात्रा को बुवाई के समय दिया जाता है। सभी उर्वरकों की मात्रा को कब दिया जाता है? उर्वरकों की मात्रा को बुवाई के समय दिया जाता है। कब देते हैं? बुवाई के दिया, हाँ बीज के साथ ही देंगे, और क्या अलग से थोड़ी देंगे, दिया जाता है। इसके बीज उपचार हेतु देखो, अब मैं कवकनाशी आपको कई बार बता चुका हूँ, कॉन्टैक्ट अलग है, सर्वांगी अलग है, उनसे अपन क्या करते हैं? बीज उपचार करते हैं। कीटनाशकों का भी मैंने बता दिया। अब जो इसमें जो जैव उर्वरक काम में लिया जाता है वो लिया जाता है राइजोबियम। राइजोबियम के 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर में जो बीज उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो बीज उपचार हेतु राइजोबियम बीज उपचार हेतु राइजोबियम के कितने पैकेट लिए जाते हैं? 3 पैकेट हैं प्रति हेक्टेयर। मतलब जो हेक्टेयर में जितने भी बीज ले से 12 से 15 किलोग्राम बीज लेते हैं, तो किसमें उन बीज में क्या मिलाए जाते हैं? 3 पैकेट मिलाए जाते हैं। किसके? राइजोबियम के। आपको पता ही है एक पैकेट का वजन कितना होता है? 200 ग्राम, ठीक है। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 600 ग्राम के आसपास हो जाएगा। और अगर आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, जो दलहन फसलें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, खरीफ की जितनी भी दलहन है, और सीड में भी बताया था, सभी प्रकार की खरीफ की जो दलहन फसलें होती हैं, खरीफ की दलहन फसलों में जो अंकुरण होता है वो होता है ऊपरी भूमिक अंकुरण। कैसा होता है? सभी दलहन में कैसा अंकुरण होता है? सभी खरीफ के दलहन में ऊपरी भूमिक अंकुरण पाया जाता है। सभी केवल एक को छोड़कर, किसको छोड़कर? अरहर को छोड़कर सभी खरीफ दलहन में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? एपीजियल बोलते हैं, ठीक है, ऊपरी भूमिक। सभी खरीफ दलहन में कैसा होता है? ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है। ऊपरी भूमिक अंकुरण क्या बोलते हैं इसको? एपीजियल। जो बीज पत्र होते हैं वो क्या है? मृदा के बाहर निकलते हैं और प्रथम पत्तियों का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है ऊपरी भूमिक अंकुरण। सभी खरीफ दलहन में ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है। ये बार बार लिखा दिया, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसको छोड़कर? केवल अरहर को छोड़। और रवि दलहन में हाइपोजियल अंकुरण होता है, केवल हाइपोजियल अधोभूमिक अंकुरण होता है, केवल राजमा को छोड़कर, ठीक है। राजमा अपने सिलेबस में नहीं है, तो राजमा को पढ़ना नहीं। लेकिन ये भी नहीं है कि राजमा का क्वेश्चन नहीं आ सकता है। पिछले बार के सुपरवाइजर में आया था, क्योंकि उसको किसी और टॉपिक से जोड़ देंगे। खाद और उर्वरक पूछे गए थे राजमा के, क्या पूछे गए? खाद एवं उर्वरक, तो वो किसी और टॉपिक में जोड़ के पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अपन सिंचाई की। ऐसे तो खरीफ मौसम में या खरीफ ऋतु में क्या है? बरसात होती है, वर्षा के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन वर्षा ना होने पर या सूखे की स्थिति में 2 से 3 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। और जायद की ऋतु में या ग्रीष्मकालीन फसल में मूंग की फसल उगाई जाती हो तो ऐसी अवस्था में 4 से 6 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। जो सिंचाई करते हैं वो प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिनों, बुवाई के 20 से 25 दिन के बाद प्रथम सिंचाई की जाती है। और इसके बाद
15 दिन के अंतराल पर सिंचाई को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है ग्रीष्म ऋतु की फसल में। ठीक है, जिसके लिए क्रांतिक अवस्थाएं हैं, पहली तो कौन सी होगी, बुवाई के 20 से 25 दिन बाद। ठीक है, दूसरी पुष्पन की अवस्था और तीसरी फली बनते समय। लेकिन जो मुख्य क्रांतिक अवस्था है मान वो पुष्पन के समय और फली बन। ठीक है, चलिए बात करते हैं इरिगेशन। ये सब आपके करीब वाली फसलों में समान चलेगा। ठीक है, सिंचाई, ठीक है, एल की इसमें सिंचाई वर्षा न होने का पड़ने की में पड़ने की स्थिति में उस 3 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की फसल में फसल में 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता। सिंचाई हेतु जो क्रांतिक अवस्था है वो कौन कौन सी है? प्रथम सिंचाई कब करेंगे, ये बताया मैंने, बुवाई के 20 से 25 दिन बाद। कब करेंगे, बुवाई के 20 से 25 दिन बाद। मुख्यतः तो 2 सिंचाई की इसमें आवश्यकता होती है, और अगर एक ही सिंचाई हो तो भी काम चल जाए। लेकिन एक सिंचाई कब करते हैं अपन, फली बनते हैं। प्रथम सिंचाई कब करते हैं, बुवाई 20 से 25 बाद। कब के, बुवाई के। क्या को कैसे दिखाई दे रहा हो? सेवन को तो दिखाई दे रहा होगा ना। आगे चल, फिर इसके बाद दूसरी सिंचाई। दो ही सिंचाइयों की क्रांतिक अवस्था मुख्य मानी जाती है, एक तो प्रथम और दूसरी फलियां बनते समय। ठीक है, दूसरी लिखिए, द्वितीय सिंचाई कब करते हैं, फलियां बनते समय। बीज निर्माण की अवस्था पर क्या होता है, बीज निर्माण की अवस्था पर अगर सिंचाई हो जाती है, क्या हो जाता है, दाना खराब हो जाता है और काला पड़ जाता है। ठीक है, काला पड़ जाता है। ये कब करते हैं द्वितीय सिंचाई, फलियां बनते समय। कब करते हैं, दो ही सिंचाई याद कर लो, बहुत है। कहता था दो ही सिंचाई की जाती है। अगर 3 सिंचाई की व्यवस्था है तो फ्लावरिंग स्टेज पर भी हम हल्की सिंचाई कर सकते हैं। दलहन फसलों में सिंचाई करते हैं। सिंचाई हेतु दलहन फसलों की जो जलमांग होती है वो कितनी होती है, 300 से 500 mm। ठीक है, जलमांग कितनी होती है, सभी दलहनों की
300 से 500 mm। सभी दलन में। अपन ग्रीष्मकालीन में 4 से 6 सिंचाई करते हैं तो उसमें एक लाइन लिख लेना। प्रथम सिंचाई कब करते हैं? 20 से 25 दिन बाद। ठीक है। और द्वितीय सिंचाई कब करेंगे? फिर प्रथम सिंचाई के 15 दिन के अंतराल में हमें बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर लिख लेना ग्रीष्म ऋतु की फसल में, ग्रीष्मकालीन फसल में प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिन बाद बुवाई के। ठीक है। दूसरी सिंचाई कब करते हैं? फिर बाद वाली सिंचाई लिख लेना, या फिर लिख लो अगली सिंचाई 15 दिन के अंतराल पर करते रहते हैं। अगली सिंचाई सिंचाई 15 दिनों। बुवाई का तरीका सीड्रिल द्वारा या ब्रॉडकास्टिंग द्वारा भी अपना है। ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद अपन अब बात करते हैं इसकी प्रमुख किस्मों की। ठीक है। तो किस्मों का जो ट्यूशन अपने दलहन पशु किया जाता है। सबके ऐसे ही उनको पता, पीडीएफ मिल जाएगा, लिख लेंगे होता। बात करते सबसे पहले आती है पूसा बैसाखी। पूसा बैसाखी, जिसको 1998 में IARI द्वारा विकसित किया गया था। किसके क्रॉस से? टाइप 1 और टाइप 49 के क्रॉस द्वारा। पहली किस्म पूसा बैसाखी, या दूसरा नाम क्या है इसका? टाइप 44। क्या नाम से जानी जाती है? टाइप 44 के नाम से है। और इस किस्म का विकास जो किया गया था वो कहाँ से किया गया था? IARI द्वारा 1998 में। कहाँ से किया गया था? IARI द्वारा 1998 में किया गया था। किससे किया गया था? जो अवधि होती है किस्म की 60 से 70 दिन में पककर, ये किस्म कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है? 60 से 70 दिनों में पक के जल्दी पकने वाली है। 60 से 70 दिनों पर तैयार हो। अगर इसका क्रॉस लिखना चाहो तो टाइप 1 को क्रॉस कराया गया था किससे?
टाइप 49 से। ठीक है, सिंगल क्रॉस की बात कर रहे थे ना, ये सिंगल क्रॉस वही टाइप 49। ठीक है, फिर क्या मिलता है इनको, फिर एक रिजल्ट मिलता है जिसका नाम होता है पूसा बैसाखी या टाइप 40। ठीक है, इसका नाम रख दिया टाइप 44 किस्म इसकी। ठीक है, ये तो मेल प्लांट के रूप में उपयोग की गई थी और ये उपयोग की गई। वेराइटी लिखते हैं अपन K851। ठीक है, वेराइटी कौन सी है, K851, जो कि अभी लेक्चरर के एग्जाम में पूछी गई थी। और पूसा बैसाखी और K851 दोनों दे रखी थी। किसके लिए दे रखी थी कि इसमें जायद और खरीफ दोनों ऋतु में आसानी से उगाई जा सकती। ये क्वेश्चन क्या है, हट जाएगा। खरीफ व जायद के लिए उपयुक्त मानी जाती है, किसके लिए, खरीफ व जायद की ऋतु में ये क्वेश्चन आता है इसका है। जायद के उपयुक्त तो IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ पर है, कानपुर से। IIR कानपुर द्वारा विकसित। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते लेकिन लिख कानपुर का विकास विकास कभी कम ही पूछते हैं। फिर SML 668 आएगा यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। फिर जो तीसरी किस्म है, ये तीनों किस्मों को ज़्यादा पूछा जाता है, SML 668। ठीक है, SML 668 कम अवधि वाली किस्म है और असिंचित क्षेत्रों में या शुष्क खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, शुष्क खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसको PAU लुधियाना द्वारा विकसित किया था। PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा विकसित कम अवधि वाली किस्म, कम अवधि वाली 60 से 70 दिन में ये भी पककर तैयार हो जाती है। नंबर 4 पर आती है RMG 62। ये खरीफ और जायद दोनों ऋतु के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जायद के लिए फिर आती है MUM2।
ये जो किस्म है मूंग वो अधिक उपज वाली किस्म। RMG 268, RMG 244, RMG 268 और सॉरी 344, 200 नहीं, और साथ में लिखिए RMG 244। फिर आगे गंगा 1, गंगा 8 की तहसील क्षेत्रों में उगाई जाती है। गंगा 1 और गंगा 8। गंगा 1 को तो जमुनोत्री बोला जाता है और गंगा 8 को गंगोत्री बोला जाता है। गंगोत्री क्या बोला जाता है? गंगोत्री। दोनों जो किस्में हैं वो सिंचित असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सिंचित एवं असिंचित फिर आती है नंबर 10 पर S9, जो कि देर से बुवाई हेतु उपयोग की जाती है। देर से बुवाई हेतु अन्य किस्में जैसे जवार 45 को हाइब्रिड 45 भी कहा जाता है। हाइब्रिड 40 पंत मूंग 1 और पंत मूंग 3, ये दोनों प्रजातियां भी हैं। और पंत मूंग, इनको पंत नगर गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया था। क्या नाम है उसका? GVPUAT। IPM2, IPM3, बहुत सारी किस्में। फिर और है, देख लो शीला, सुनैना, मोइनी। मोइनी को S8 नाम से भी जाना जाता है। वर्षा, EDM11, वर्षा वर्षा
हैं लगभग 4 किस्में, एक आध किस्म पूछी जाती है। EDM 54 जिसको मोती नाम से भी जाना जाता है, ये सारी किस्में आपको मैं, ठीक है। अब इनमें ज़्यादातर जो पूछी जाती हैं तो आप फर्स्ट में जो लिखाई हैं तो याद कर लें, ठीक है। पहली केस को ये ज़्यादा पूछी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन खरपतवार की, किसकी, खरपतवारों। खरीफ ऋतु में लगने वाले सभी खरपतवारों का प्रकोप भी खरीफ दलहनों पर का है। खरपतवार लिखिए, जंगली चौलाई कौन कौन से हैं, जंगली हमें लिखा है थे मैं, जंगली चौलाई, मोता, गोंदो, ठीक है। साबा का इतना असर इसमें लेसुआ का होता है, क्या वो धान में या चारे वाली फसल, तो ग्रेमनी कुछ फसलों में, धान्य फसलों में सांबा अधिक लगता है, दलहन में लेसुआ, हजारदाना और बर्रू है, रवि में लगता है, ठीक है। हाँ, आदि है, घास भी नहीं, ग्रेमनी जो धान्य फसलें हैं वो उनमें ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। ये इसके प्रमुख खरपतवार हैं और इनके नियंत्रण हेतु गन्ने में इंटरक्रॉपिंग के लिए सब बैसाखी को उपयोग किया जाता है, टाइप 44 के लिए। ये अनिल परियार पूछ रहा है भाई, ठीक है। लिख लेना भाई, गन्ने में इंटरक्रॉपिंग के लिए पूसा बैसाखी भी यूज कर सकते हैं। और जो कम अवधि वाली फसल मैंने लिखाई है इसमें देख लीजिए कौन सी है कम अवधि वाली, 60 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं, उन किस्मों को अपन गन्ने में इंटरक्रॉपिंग के लिए अपना सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, गन्ने में इंटरक्रॉपिंग के लिए पूसा बैसाखी टाइप 44 और कम अवधि वाली कोई सी भी किस्म हो उसको अपन इंटरक्रॉपिंग में गन्ने के लिए ले सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो दलहन फसलों में देखो खरपतवार नियंत्रण हेतु फ्लूक्लोरेलिन, क्या, फ्लूक्लोरेलिन की 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई से पूर्व मिट्टी में मिला दिया जाता है। क्या करते हैं, बुवाई से पूर्व मिट्टी में मिला दिया जाता है। फ्लूक्लोरेलिन का नाम है बैसालीन, ठीक है। तो पहला नियंत्रण लिखिए इसमें, फ्लूक्लोरेलिन का ट्रेड नेम है बैसालीन। बैसालीन की 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई से पूर्व
बुवाई से पूर्व मृदा में मिला दिया जाता है। इसके अलावा और क्या लेते हैं? पेंडिमेथालिन। पेंडिमेथालिन की 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा बुवाई के बाद और अंकुरण से पूर्व उपयोग की जाती है। कब की जाती है? इसकी ये दोनों अपने किस्में सभी दलहन फसलों में उपयोग किए जाने वाले शाकनाशी हैं। एक तो फ्लूक्लोरेलिन और पेंडिमेथालिन। का क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि दलहन फसलों में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन से शाकनाशी उपयोग किए जाते हैं? तो पेंडिमेथालिन की 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के बाद व अंकुरण से पूर्व उपयोग करते हैं। ये हो गया खरपतवार। और क्या क्या हो गया अपना? रोग कीट बाकी है। अब लिखते हैं आगे प्रमुख रोग। ये सब खरीफ की दलहन में लगभग समान रोग और समान कीट आएंगे अब, ठीक है, दलहन में। तो ध्यान रखना, याद कर लेना इनको भी। तो आगे लिखते हैं प्रमुख हाँ दलहन के कौन कौन से रोग हैं? वर्णचित्ती रोग पहले लिखते हैं अपन। वर्णचित्ती पहला रोग कौन सा है? वर्ण है चित्ती, चकते बन जाते हैं ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर के। किसके कारण बनते हैं? ये जो वर्णचित्ती रोग है ये होता है जीवाणु द्वारा। का नाम है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। तो बार फेजियोली। जीवाणु के कारण होता है। क्या नाम है? जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, एतोबार, फेजियोली। अब मैंने बैक्टीरिया के नियंत्रण के लिए आपको प्रभावी नियंत्रण तरीका क्या अपनाने के लिए बोला है। तो इसमें कोई भी एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा प्रभावी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, उसकी 0.1% मात्रा को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 0.3% मात्रा के साथ मिलाकर देने पर जीवाणु जनित रोगों से नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टो साइक्लिन 0.2% को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% लाकर छिड़काव करते
पर्णचित्ती या जीवाणु चित्ती धब्बा रोग भी कहा जाता है। फिर आता है लीफ कर्ल पर्णकुंचन। क्या आता है? लीफ कर्ल। तो बोलते हैं पर्णकुंचन। इससे होता है वायरस के द्वारा, और इस वायरस का जो वाहक कीट है वो है सफेद मक्खी। सफेद मक्खी। एक और वायरस जनित रोग लगता है, उसका नाम है मोजेक। क्या नाम है? मोजेक या पीला मोजेक रोग। कौन सा? पीला मोजेक रोग। ये रोग किसके द्वारा होता है? ये भी वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। वायरस के द्वारा होता है और इसको भी सफेद मक्खी फैलाती है। सफेद मक्खी का नाम है टेबेसिया टेबेशियाई। इसके नियंत्रण, दोनों के नियंत्रण देखो, दोनों में क्या होता है? अलग अलग लक्षण आते हैं। लीफ कर्ल है, लीफ कर्ल के क्या कारण क्या होता है? पत्तियां जो रोलिंग करने लग जाती हैं और इस तरीके से सिकुड़ जाती हैं, और पत्ता पौधा पूरा या पूरी फसल मुरझाई हुई सी नजर आती है। और पीला मोजेक में क्या है? पत्तियां किनारों से सूखी हुई पीली पड़ जाती हैं और बाद में सूख जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों रोग हैं जिनके नियंत्रण के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? एक तो मेटासिस्टोक्स लिया जाता है। क्या लेते हैं? मेटासिस्टोक्स। ठीक है, कितनी मात्रा लेते हैं? 2 ml मात्रा किसमें लेते हैं? प्रति लीटर पानी में मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं? प्रति लीटर पानी में। या फिर आप डाइमिथोएट ले सकते हो। ये दोनों की दोनों सर्वांगी कीटनाशी हैं। डाइमिथोएट की मात्रा कितनी लेते हैं? इसकी भी 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है दोनों रोगों के लिए नियंत्रण। क्योंकि वायरस के लिए कोई दवाई स्पेशल नहीं है, उसके कीड़े को जिसको फैलाता है उसे मारा जाता है। ठीक है, फिर अपना आता है नेक्स्ट पत्ती धब्बा रोग। नंबर 4, सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा भी बोलते हैं या पत्ती धब्बा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्ती धब्बा भी बोला जाता है या सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा भी कहा जाता है। इससे होता है कवक द्वारा होता है। इससे होता है एक कलर के राउंड आकार में पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं। शायद मैं बताऊंगा आपको, क्लास बाद देख कम से अभी देखते रहना, बाद में बहुत टाइम लग जाएगा। काले कलर के स्पॉट्स बन, फील्ड में देखा करो, जो पढ़ाते हैं ना वो चीज़ याद रहे। उस फसल को देखो तो उस फील्ड में डायग्नोस करो आप जाके कि सर ने बताया, मैंने भी पढ़ा है, ऐसा होता है। उन चीज़ों को नोटिस करो। ठीक है, तब मिलते हैं फील्ड में, दिखाई देते हैं ना तो और मज़ा आता है ना। पत्ती धब्बा रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। कवक का क्या नाम है? सर्कोस्पोरा एजियोली।
ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसके नियंत्रण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.2% का छिड़काव करता है। कीटों का रीजन अलग होता है। कीटों के किस प्रकार से वो अटैक करते हैं? पौधों को खाते हैं, चबाते हैं, या उनके रस को पीते हैं। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। IPM पढ़ाऊंगा एक दिन, मैं बताऊंगा कैसे कंट्रोल किया जाए। जो रस चूसने वाले कीट होते हैं ना, उनके नियंत्रण के लिए सर्वांगी कीटनाशी उपयोग किए जाते हैं। इनके मुकाम काटने, चबाने, पत्तियों को काटते हैं, फलियों को काटते हैं, तने को काटते हैं, छेद करने वाले होते हैं। उनके नियंत्रण के लिए स्टमक पॉइजन मतलब कौन से उदर विष जो होते हैं का उपयोग किया जाता है, या कॉन्टैक्ट बेस संपर्क कीटनाशियों का उपयोग किया जाता है। बताएंगे जब पढ़ाऊंगा तब कैसे करते हैं। इसके बाद आता है नंबर 5 पर चारकोल रॉट। ये भी किससे होता है? कवक द्वारा। तने पर लगता है, तने को सड़ा देता है, गलन हो जाती है, रॉट पैदा करता है, और ये सभी दलहन फसलों में लगता है। इसके साथ साथ सोयाबीन में लगता है चारकोल रॉट। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। कवक का क्या नाम है? मैक्रोफोमिना फेजियोलिना। क्या नाम है? मैक्रोफोमिना फेजियोलिना। कवक का नाम मैक्रोफोमिना फेजियोलिना। इस प्रकार का जो मृदा जनित रोग है, ये चारकोल रॉट के नियंत्रण के लिए बीजों को बीज उपचार करके कैप्टन या थायरम द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? बीजों का बीज उपचार किसके द्वारा किया जाता है? नियंत्रण हेतु कैप्टन या थायरम द्वारा बीज उपचार। कितनी मात्रा ली जाती है? @3 ग्राम पर किलोग्राम बीज। अगर खड़ी फसल में इसका प्रकोप होता है रोग का, तो इसमें जिनेब कवकनाशी @0.3% मात्रा का छिड़काव किया जाता है। घोल बनाकर 3% मात्रा का घोल बनाकर छिड़काव किया जाता। तो आपके प्रमुख रोग हैं तो दलहन फसलों में, खरीफ की मुख्यतः दलहन फसलों में ये रोग आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कीड़ों की। प्रमुख कीट तो 2-3 कीट तो आपने देख ही लिए। प्रमुख कीटों की अपन बात करते हैं। सबसे पहले लिखिए एफिड। क्या लगता है? एफिड। क्या बोलते हैं? माहू। क्या नाम है? आइजस पर्सिक।
एपिड क्या है? पौधों से, पत्तियों से, फूलों से रस चूसने का काम करता है। आइजस पर्सिकी, सही कर लेना, दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, फिर दूसरा कीट का नाम लिखिए, सफेद मक्खी। क्या नाम है? एम्बेसिया एबेसियाई। ये भी क्या काम करती है? पत्तियों से, तने से रस चूसने का काम करती है। इसका नियंत्रण अपना लगभग सेम रहेगा। फिर आती है तना मक्खी। इसका नाम है यूजोफोरा पर्सिएला। यूजोफोरा पर्सिएला। ये तीनों मक्खियाँ क्या काम करती हैं? रस चूसने का काम करती हैं। जिनके नियंत्रण हेतु मेलाथियान 50 सीसी 1.5 ml प्रति लीटर में मिलाकर, या फिर डाइमेथोएट का 2 ml प्रति लीटर में मिलाकर छिड़काव किया जाता है। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है? मेलाथियान। कितनी मात्रा? 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाते हैं। ठीक है, अगर ये ना मिले तो डाइमेथोएट का ट्रेड नेम है रोगोर। ट्रेड नेम है डाइमेथोएट 30 AC। मात्रा ये तो होता है 50 AC का, ये होता है 30 की। 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। तीनों कीटों के नियंत्रण के लिए कोई सा भी कीटनाशक इनमें से लिया जाता है और उसका स्प्रे किया जाता है। फिर इनके अलावा नंबर 4 पर जो कीट लगता है, ब्यार कैरी कैटरपिलर का। ब्यार का नाम है स्प्लियोसोमा ओब्लिक्वा। एक और लगता है जिसका नाम है तमाकू कैटरपिलर। पोडोप्टेरा लिट्यूरा। क्या नाम है? पोडोप्टेरा लिट्यूरा। ये काटने चबाने वाले कीट होते हैं, पत्ती एवं तने को क्या करते हैं? काट देते हैं। के नियंत्रण के लिए डाइक्लोरोवॉस या फेजालोन उपयोग की जाती है। दोनों कीटों के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं?
डाइक्लोरोबॉस कितनी मात्रा उपयोग, डाइक्लोरोबॉस 76 इसी का काम में लेते हैं। इसी 500 ml मात्रा को में मिलाते हैं 1000 लीटर पानी में, या फिर 1 हेक्टेयर में उपयोग करते हैं प्रति हेक्टेयर छिड़काव। या फेजालोन ले सकते हैं। 35 की 500 ml मात्रा को 1000 लीटर मिलाकर स्प्रे करते हैं। कितनी मात्रा लेते हैं, 500 ml को 1000 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे। प्रमुख कीट हैं किसके, दलहन फसलों खरीफ में लगती है। अब बात करते हैं इसके कटाई और मड़ाई की। कटाई कब करते हैं, कटाई कैसे की है, देखो इनमें फली क्या है, पकती हैं और अलग अलग समय पर पकती हैं और गुच्छों में आती है। कटाई और मड़ाई कब करते हैं, आजकल तो थ्रेसर आने लगे, तो पशुओं द्वारा डंडों से फलियों को इकट्ठा करके कूट के बीज को अलग किया जाता है। ठीक है, फलियों को अलग अलग समय पर पकने पर 2 से 3 बार तुड़ाई की जाती है। कितनी की जाती है, 2 से 3 बार तुड़ाई में सारी फलियां टूट जाती है। तो तोड़ने की तुड़ाई की जाती है। तुड़ाई कितनी बार, 2 से 3 बार। फलियां किस में आती हैं, गुच्छों में आती हैं। की मड़ाई किससे करते हैं, मड़ाई का मतलब होता है फलियों से दाने को अलग करना। और लेट इनकी कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लेट कटाई करते हैं तो फलियां चटक जाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, चटक जाती हैं, बीज बाहर निकल जाता है। इनकी मड़ाई पशुओं द्वारा या डंडे से कूट कर किया जाता की जाती है। अब तो मशीनें चल गई, ठीक है, थ्रेसर द्वारा भी कर सकते हैं। कटाई कब करते हैं, कटाई 25 से 30% नमी होने पर जो में की। और सुरक्षित भंडारण 8 से 10% नमी पर किया जाता है। जो उपज आती है वो लिख लीजिए।
10 से 12 क्विंटल उपज प्राप्त हो। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसी के आधार पे अपनी जो 4 फसलें हैं, खरीफ की दलहन फसलें, वो चलेंगी। ठीक है, जो अलग अलग चीज़ें हैं वो प्रमुख चीज़ें मैं लिखा दूंगा, बस एक एक पेज की हैं वो तीनों, इसमें ख़त्म हो जाए। ठीक है, पुष्पक्रम को फल का प्रकार तो कैरियोप्सिस होता है, ठीक है, दाने वाली फसलें होती हैं। पुष्पक्रम शायद पेनिकल ही होता है यार, हैं? हाँ, लेकिन फ्लावर स्ट्रक्चर तो अलग होता है। वो तो फली का प्रकार पॉड बोलते हैं, फली को इंग्लिश में पॉड बोला जाता है। क्रम देखो, मैं देख के बताता हूँ, पेनिकल ही है। ठीक है, इसमें बीज दर वगैरह कुछ चीज़ें आएंगी अलग अलग। चलिए लिखते हैं क्या क्या अलग आएगा। नेक्स्ट फसल उड़द। ब्लैक ग्राम। का वानस्पतिक नाम। फुल। उत्पत्ति की भी उत्पत्ति डिकंडोल एवं बेबीलोक के अनुसार भारत मानी जाती है। इसमें भी गुणसूत्र 24 होते पाए जाते हैं, 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसमें अंकुरण भी कौन सा होता है? ऊपरी भूमि। अंकुरण कैसा होता है? ऊपरी भूमि। एपीजियल। महत्व की बात करें, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी? दलहन फसलों का आपको बताया है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 60%। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 24। प्रोटीन ज़्यादा पूछा जाता है। और वसा की मात्रा होती है 1.3%। लिख लो। लेकिन एक अम्ल जो दलहन फसलों में फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, और फॉस्फोरिक अम्ल अन्य दलहनों की अपेक्षा उड़द की फसल में 8 गुना अधिक पाया जाता है। कितना? 8 गुना अधिक पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फॉस्फोरिक अम्ल, जो कि दलहन फसलों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। और वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? उड़द में। तो लिख लेना, फॉस्फोरिक अम्ल अन्य दलहनों की अपेक्षा 8 गुना अधिक पाया जाता है।
क्योंकि प्रोटीन की मात्रा बनाए रखते हैं। ये क्या हो गया इसका महत्व। भारत में अगर उत्पादन की बात करें, क्षेत्रफल व उत्पादन, सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन के लिए महाराष्ट्र जाना जाता है। कौन? महाराष्ट्र। और राजस्थान में बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन के लिए बूंदी जिला प्रमुख, जिला बूंदी जिला प्रमुख माना जाता है। तो लिख आगे और लिख लो में तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। कभी अब के डेटा लेटेस्ट दूंगा ना, अभी तो लिखा देता हूँ तुम्हें। तुम्हारे जो भी आएंगे ना, एग्ज़ाम कब डिसाइड होगा? एग्ज़ाम डिसाइड मान लो 21 में होता है, तो तुम्हारे पूछे जाएंगे 18, 19 और 19-20 ये करने हैं। लास्ट 2 साल के डाटा पूछे, अभी तो 19-20 के ही डाटा नहीं आए। डाटाओं का आकलन जो किया जाता है 4 बार किया जाता है। बार 4 बार। फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट आता है, सेकंड एडवांस एस्टीमेट आता है, थर्ड एडवांस एस्टीमेट आता है और फाइनल एडवांस एस्टीमेट आता है। 4 बार इनका आकलन करते हैं, तब डाटा सही आ पाते हैं। डाटा कैसे सही आते हैं, क्या आते हैं, वो फील्ड में लोग जो काम करते हैं उनको पता हो, ठीक है। वो अलग अलग, जैसे राजस्व विभाग जो होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो अलग डाटा कलेक्ट करता है। अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है। स्टैटिकल डिपार्टमेंट को भेजे जाते हैं, वो फाइल करता है, फिर वो डेटा रिलीज किए जाते हैं, तो सालों 1 साल से ऊपर लग जाता है। ये थोड़ा लेट के डाटा पूछे। भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो अपन देखो, डाटा जिलों में चेंज, पहले जीरा जालौर में हुआ करता था, अब बाड़मेर में चला गया, ठीक है। कभी धनिया 12 में तो कभी झालावाड़ में चला जाता है, ठीक है। तो डेटा का कोई है नहीं। ये जब भी कोई भी डाटा पूछा जाएगा तो आपको ईयर ज़रूर देंगे, ठीक है। ज़्यादा पुराना डाटा नहीं पूछा, लेटेस्ट ईयर के हैं तो आपको दे दूंगा जल्दी। राजस्थान में ऐसे कोटा संभाग सब सर्वाधिक क्षेत्र संभाग की बात। वर्षा इसके लिए तो अधिक वर्षा कब नुकसानदायक है? जब फ्लॉवरिंग अवस्था होती है और फलियां बन जाती हैं, फलियों में दाना बन जाता है, उस समय अगर बरसात होती है नुकसान करती है। बात करते हैं फिर इसका, देखो तो उड़द है, तो बॉस ने 2 भागों में विभाजित की जाती है कि 2 प्रजातियों में, या उड़द को 2 प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। किसने किया था? बॉस ने। हाँ, कोई होगा प्रोफेसर। बॉस द्वारा 1932 में उड़द को 2 प्रजातियों में बांटा गया।
वर्गीकरण। एक तो है बिगना को वैरायटी नाइजर, वैरायटी है बिगना मूंगो वैरायटी है। ये जो बिगना मूंगो वैरायटी नाइजर है, ये जल्दी पकने वाली जाती है। कौन सी? जल्दी पकने वाली ये जो ग्रीकस प्रजाति है वो देर से पकने वाली प्रजाति। देर से पकने वाली प्रजाति। अब अपन बात करते हैं इसकी बीज दर की। बीज दर जो दलहन फसल है दर जाती है। तो बीज दर है वो है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन जो कोटा संभाग अपना हड़ौती संभाग है, बीज दर थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि वहाँ पर भारी मृदा होने के कारण के अंकुरण में समस्या आ जाती है। ठीक है, क्यों आती है? क्योंकि अधिक वर्षा होती है, कभी बीज बुआई कर देते हैं तो मृदा के ऊपरी सतह पर सख्त लेयर बन जाने के कारण बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। ये वहाँ पर जो बीज दर है वो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा ली जाती है। वहाँ पर जो बीज दर रखी जाती है कितनी रखते हैं? 15 से 20 किलोग्राम। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर कोटा संभाग के लिए अलग है। कितनी होती है? 15 से 20 किलोग्राम। 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हाँ, अगर डायरेक्ट पूछा जाता है तो यही लिखना है। अगर स्पेशल पूछे कोटा संभाग के लिए उड़द की बीज दर कितनी है तो आपको ऐसा करना है। अरे कुछ भी पूछ सकते हैं। जब फर्स्ट बार सुपरवाइजर का एग्ज़ाम हुआ था तब पूछा गया था कि बीकानेर संभाग की मृदाओं में कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। ठीक है, फिर क्या तैयारी कर रहे हो तुम? कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं, क्या ये सब याद होना चाहिए। इसमें R/P कितना रखा जाता है? R/P कितना रखा है? 30 से 40 तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाती है और 10 सेंटीमीटर प्लांट डिस्टेंस रखी जाती है। बीज को 4 से 6 सेंटीमीटर गहराई में उगाया जाता है। बीज की गहराई 4 से 6 सेंटीमीटर जो समान होती है। बुवाई का समय वही जून जुलाई आएगा। ठीक है, बुवाई का समय कौन सा आएगा? जून।
लेकिन लेट बुवाई अगस्त तक कर सकते हैं। लेट बुवाई कब तक कर सकते हैं? अगस्त तक कर सकते हैं। बाकी प्रमुख किस्में लिख लीजिए इसकी। देखिए टाइप 9 टाइप 27 नोट में भी बोलते हैं इनको T97 दूसरा बन जिसको सिलेक्शन एक भी कहा जाता है। कहा जाता है सिलेक्शन 19 U26 पंत यू वैरायटी कहाँ पंतनगर से तो निकाली गई है पंत यू। T9 भी है, बरखा भी है। लिखिए हाँ अलग है आ रही है, सॉरी अलग अलग हैं दोनों, टाइप 9 और T9 अलग अलग हैं। IPU 1000 IPU 2000 TAU 2 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकाली गई TAU 2। इसकी क्या है? बरखा का एक और नाम RVU 38। कटाई मढ़ाई अपन फलियाँ लगती हैं उसको तोड़ा जाता है, लेकिन इसकी फसल 90 से 100 दिनों में पककर तैयार होती है। 90 से 100 दिनों में। बाकी सब चीज़ें सेम आएंगी ऐसे 100 दिनों पर तैयार हो जाती की उपज होती है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है? 10 से 15 क्विंटल। बाकी सब चीज़ आप ले लो, जलवायु, मृदा, सिंचाई और खरपतवार, खाद व उर्वरक,
कीट एवं रोग के समान होते हैं, मूंग के समान होते हैं। और कोई बाकी रहा? और कुछ बाकी? कोई फसल हो पाई है? और भी पढ़ें क्या? टाइम तो हो गया। तो अब कल कराएंगे उन दोनों को, कल करा देंगे उनको 15 मिनट में, अभी तो और भी है।